दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 1 काव्य खंड के देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, जिसे कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये दोनों ही गीत मुख्य रूप से स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, उनके जो दो नाटक हैं उनमें हैं और उन्हीं से गीत लिए गए हैं। और इस वीडियो में हम इन दोनों पाठों के, दोनों गीतों के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे, यानी कि उनके उत्तर आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो पहले देवसेना का गीत कविता के पाठ के प्रश्नों के उत्तरों की बात करें तो पहला प्रश्न है इस पाठ का, इस कविता का, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव इस प्रकार है। उत्तर है, देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत निराश और दुखी है। वह अपने जीवन की विफलता के विषय में कहती है कि उसने भ्रम में फंसकर परिश्रम से संचित अपने अनुभवों के अनाज की भीख को व्यर्थ में लुटा दिया। देवसेना को लगता है कि उसने जिस प्यार को इतने श्रम से पाया था उसे भीख में लुटा दिया, अर्थात यूं ही व्यर्थ कर दिया। उसको ये लगता है कि जीवन में सिवाय दुख के, वेदना के उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बाद में एहसास उसे ये भी होता है कि कहीं ना कहीं ये दुख ही उसके जीवन का संचित एक खजाना है, कोष है। अगला प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने आशा को बावली या पगली इसलिए कहा है क्योंकि आशा तर्क अथवा बुद्धि से काम नहीं लेती। आशा पगली है क्योंकि वह बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानती, समाप्त नहीं होती। आशा मरती नहीं, हार नहीं मानना जानती, इसलिए बावली है। आशा वास्तव में प्रेम करने वाले व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। प्रेम को जीवित रखने का काम आशा करती है, वरना प्रेम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है यदि आशा नहीं होती तो। यानी कि सूखे हुए प्रेम की डाली में आशा रूपी संचित जल उसे हरा भरा रखने का काम करती है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? उत्तर है, नाटक में देवसेना को देशभक्त युवती के रूप में दिखाया गया है। मालवा के राजा बंधु वर्मा की ओजस्वी बहन देवसेना संसार में अकेली रह जाती है। जब हुणों द्वारा उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, तब वह अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ती है, परंतु सफल नहीं होती। वह स्कंदगुप्त से प्यार करती है, परंतु प्यार में भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। जीवन के अंतिम दिनों में उसे भीख तक मांगनी पड़ती है। देवसेना को अपने जीवन में निराशा ही हाथ लगी, उसे वह अपने भाग्य का खेल ही मानती है। प्रेम के लिए, देश के लिए, भाई के लिए, राज्य के लिए और स्वयं के लिए जब उन्होंने इतने दुख, इतने कष्ट जीवन में वहन किए, तो उन्हें लगता है कि उनके जीवन में निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाई? तो इसका उत्तर है, देवसेना अपने बीते हुए प्यार को थका हारा सपना कहती है जो मार्मिक है। वह अब सपने में भी प्यार नहीं पा सकती। घने जंगल की
मधुर छाया में अर्थात यौवन के मादक मधुर क्षणों में जो प्यार जागा था, उसका उनिंदा सा स्वर आज भी उसे सुन रहा है। कहने का भाव यह है कि अतीत का प्यार अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इस प्रेम राग में उसे वियोग का करुण स्वर सुनाई पड़ रहा है। देवसेना के सपने भी थक चुके हैं, परंतु प्रिय के प्रति लगाव या आसक्ति पूरी तरह मिट नहीं पाई है। पद तत्सम शब्दावली प्रधान है। श्रमित स्वप्न और उनिंदी श्रुति लाक्षणिक प्रयोग है। पद में गेता है और भाषा माधुर्य गुण प्रधान है। कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। देवसेना की दुखपूर्ण मनोदशा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। ख है लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ने संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। उत्तर है स्कंदगुप्त के प्यार को आजीवन अपने दिल में छुपा कर रखने वाली देवसेना जीवन के इस अंतिम पड़ाव में पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी है। वह संसार से कहती है कि वह सब कुछ संसार को लौटा देना चाहती है जो उसने उसे दिया है। वह लज्जित है कि वह संसार की दी अमानत को छुपाए रखने में असमर्थ है। उसके मन की करुणा भी हार मान चुकी है। करुणा हाहा खाने में उसके हृदय की व्यथा उभर कर आती है। हाहा में पुनरुक्ति प्रकाश है। करुणा का मानवीकरण हुआ है, यानी कि वेदना से दुखी होकर के, निराश होकर के वो सब कुछ लौटाने का भाव उसके मन में पैदा होता है। कार्नेलिया का गीत के प्रश्नोत्तरों की बात करें तो दूसरी कविता जो है दूसरा गीत है। पहला प्रश्न है कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत की प्राकृतिक, उसकी सामाजिक, उसकी धार्मिक, साहित्यिक, संगठनात्मक आदि भावनाओं को व्यक्त किया है, जो निश्चित रूप से अनजान लोगों को, विदेशी लोगों को, पक्षियों को भी अपनापन का एहसास देती हैं। उत्तर है प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने भारत को एक सुंदर देश कहा है। यहाँ का प्रभात अत्यंत आकर्षक है क्योंकि सूर्य की पहली किरणें इसी देश पर पड़ती हैं। यहाँ मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी सहारा मिलता है। यहाँ के लोग दूसरों के दुखों से दुखी होना जानते हैं, उनसे स्नेह करना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं। तो ये एक देश के प्रति एक कवि की और साथ ही साथ उस देश से, देशवासियों से प्रेम करने वाले व्यक्ति के भाव भी हैं कि अपने देश से, उस देश से कैसा लगाव उनको हो जाता है, उस मिट्टी से एक स्नेह जागृत हो जाता है उनके हृदय में और वो भाव उसके प्रति उमड़ते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 2 है उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। उत्तर है उड़ते खग से दूर देशों से आने वाले लोग या पक्षी जो अतीत में भारत में शरण लेते रहे हैं, उनका भाव व्यंजित होता है। संसार भर के पीड़ित लोगों को भारत ने शरण दी है, ये भाव प्रकट हो रहा है। बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय यही है कि यहाँ के लोग दूसरों की आंखों में आंसू देख करुणा से भर जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू मढ़ाते हैं, अर्थात दूसरों के दुख को देखकर वे भी दुखी हो जाते हैं, उसके दुख में शामिल हो जाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके दुख को बांट लेते हैं ताकि उसका दुख हल्का हो सके और उसे सहज महसूस कराया जा सके। तो ये प्रवृत्ति, ये भाव भारतवासियों के मन में उमड़ता है। ऐसे भारत के लोग हैं। प्रश्न नंबर 3 है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै है हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने उषा का एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण करके प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित किया है। उषा रूपी नायिका
सूर्य रूपी घड़े को उठाकर उसमें समस्त सुखों को भरकर भारत भूमि में आकर उड़ेल देती है। संग रूपक अलंकार का पूरे पद में प्रयोग हुआ है। तारों का मानवीकरण हुआ है। पूरे पद में गेता का गुण विद्यमान है। दृश्य बिंब का सुंदर सृजन हुआ है। तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि भारत देश ऐसा है जहां सबको सहारा मिलता है। यहाँ एक दूसरे से अनजान आसमान को भी धरती का सहारा मिल जाता है। तो जो व्यक्ति यहाँ के हैं, जो जानकार हैं, जो परिचित हैं, उनको तो सहारा मिलता ही है। इसी प्रकार के कारणों में से एक यह भी है कि कार्नेलिया, जिसके पिता बाहर से यहाँ आए हैं, पर उसकी पुत्री कार्नेलिया को यहाँ प्रेम का सहारा मिला है। और वो जिस व्यक्ति से, जिस देश से, जिस मिट्टी से, जिस प्रकृति से प्रेम करती है, उसे अपना मान लेती है। और यह देश, यह प्रकृति, यह मिट्टी भी उसे अपना स्वीकार कर लेती है। तो ये जो अपनत्व का भाव है, ये जो सहारा देने की प्रवृत्ति है, ये भारतीय मूल में है, भारत की संस्कृति में है, वहाँ के लोगों में है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत पाठ के प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हमने बात करी। इसमें वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। यदि इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के या किसी अन्य हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा के सब्जेक्ट को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई दुविधा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।